नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान MBS और मोहम्मद बिन जायद MBZ के दरमियान हालात कशीदा कहां से हो गए और इख्तिलाफात कहां शिद्दत इख्तियार कर गए। और इसके साथ साथ यमन में दोनों के दरमियान इख्तिलाफात कहां से शुरू हो चुके थे और कौन किसका शागिर्द है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 29 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाजरीन अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाजरीन, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वालिद को इक़्तिदार में होने का फ़ायदा उठाते हुए कम उम्री से ही उन्होंने फ़ाइल वर्क, फैसलों और ताकत के खेल में वो शामिल हो चुके थे और MBS की तरबियत जो है रॉयल कोर्ट्स यानी दीवान शाही से ही सियासी तरबियत का आगाज़ हुआ और उसके बाद बतौर वज़ीर दिफा और इक़्तिसादी कौंसल के सरबराह के तौर पर जब वो सामने आ गए तो उनको फौज में कंट्रोल कैसे हासिल करना है और उसके साथ साथ बजट, असला और नचकारी के तमाम उमूर पर जो हैं उन्होंने तरबियत हासिल की और आहिस्ता आहिस्ता वो मुल्क के अंदर कैसे इक़्तिदार को आगे बढ़ाना है, ये तरबियत, इब्तदाई तरबियत जो हैं वो इसी तरह हासिल कर चुके थे। जब आहिस्ता आहिस्ता इक़्तिदार में वली अहद के तौर पर मोहम्मद बिन सलमान आगे बढ़ गए और फिर इंटरनेशनल उमूर को खुद देखने लगे और बराह रास्त बड़े-बड़े फैसले अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ बराह रास्त जो हैं MBS खुद कर रहे थे और ये दुनिया मान रही थी कि अब इनका वालिद उतने ज्यादा इक़्तिदार में स्ट्रांग नहीं है, बल्कि इस वक्त MBS जो हैं वो इक़्तिदार के असल मालिक हैं। उसी दौरान ही MBZ की जानिब से मोहम्मद बिन जायद इसकी तरबियत कर रहे थे सियासी, और एक उस्ताद के तौर पर वो सिखा रहे थे। शुरू में MBS जो थे वो MBZ उनकी पॉलिसीज से बड़े मुतासिर थे। इसी के तहत थी सबसे पहले MBZ MBS की इंटरनेशनल लेवल पर जो है इनकी लॉबिंग करते हैं। यूं दुनिया में मुतारिफ करवाने में MBS को MBZ का बड़ा किरदार माना जाता है आज भी दुनिया में। अब इसी के दौरान ही अखवानुल मुस्लिमून के खिलाफ जो है ऑपरेशन का आगाज, हमास और अखवानुल मुस्लिमीन की हिमायत करने पर कतर के साथ ताल्लुकात खराब करना और फिर उनके खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनाना, ये सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान और MBZ ने मिलकर किया था। और इसके साथ साथ ईरान के साथ ताल्लुकात को कशीदा रखना, ये भी MBZ की एक सोच थी जिसके तहत ये आगे बढ़ रहे थे। और इसी तरह तुर्की के साथ भी ताल्लुकात को कशीदा रखने में भी ये सब कुछ MBZ करवा रहा था। क्योंकि ये सब कुछ इनके ताल्लुकात की आगे जाके मैं बताऊंगा कि इसकी रीजन क्या थी। अब उसी दौरान ही MBS को यह अंदाजा होता है कि मोहम्मद बिन सलमान को कि देखें, हमारा मुल्क तो शुरू से अरब में बतौर एक सरबराह, एक बड़े भाई, एक बहुत स्ट्रांग मुल्क के तौर पर जो है तमाम अरब मुल्क जो थे, ममालिक जो हैं वो सऊदी अरब के नक्श कदम पर चलते थे। यानी सऊदी अरब जो कर रहा था वो तमाम ममालिक करते थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनको मालूम हुआ, मोहम्मद बिन सलमान को, जब चीज़ों को उन्होंने समझा, सीखा और अपनी गलतियों पर उन्होंने गौर करने की कोशिश की, तो उनका अंदाजा हुआ कि मेरा मुल्क तो बहुत बड़ा मुल्क है और अब तक जो है हमारे हिसाब से पॉलिसीज बन रही थी जिस तरह पूरे अरब में। लेकिन अब तो मैं तो इधर UAE के प्रेसिडेंट के तकरीबन अंडर जा चुका हूं, बतौर उस्ताद मैंने मान लिया है, पॉलिसीज उनकी चल रही हैं, तो इससे इससे वसी तर मेरा नुकसान हो सकता है। बस उसके बाद ये रियलाइज होने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी ठान ली और फिर उन्होंने अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाते हुए उन्होंने मोहम्मद बिन जायद के बिल्कुल ही 180 डिग्री में अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाई। जैसे उन्होंने सबसे पहले तेल से सऊदी अरब को आगे निकलने की उन्होंने सोच दे दी और उसके तहत कहा कि ये हम तेल के साथ जो है फॉर लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते हैं, एक दिन तेल खत्म भी होगा। उसी के तहत ही उन्होंने सयाहत को सऊदी अरब में फरोख देने पर काम का आगाज कर लिया। इसके साथ साथ सरमायाकारी को ज्यादा से ज्यादा वो रियास में लाने की हर मुमकिन कोशिश करना उन्होंने शुरू कर दिया। आगे जाके बताऊंगा हुआ क्या। फिर उन्होंने ये शुरू कर दिया। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी में उन्होंने बूस्ट अप लाने के लिए जो है किरदार आज भी अदा कर रहा है। इसके साथ साथ खेलों को भी फरोग देने के लिए, क्योंकि सयाहत के साथ खेल तो जुड़ी हुई है, अब उसको भी फरोग देने के लिए उन्होंने बड़े बड़े इकदाम उठाना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर खवातीन को ड्राइविंग की उन्होंने परमिशन दे दी और इसके साथ साथ मजहबी जो सख्त जो रवायात थी उसमें नरमी लाना उन्होंने शुरू कर दिया।
और ये मोहम्मद बिन सलमान ने एक और बड़ा फैसला ले लिया, जो यकीनन सऊदी अरब की तारीख में सबसे मुश्किल तरीन वो फैसला था। उन्होंने अमेरिका पर अपना इन्हिसार मुकम्मल तौर पर तकरीबन तोड़ने के लिए जो है, वो मुकम्मल जो इन्हिसार था, वो तोड़ने की तरफ आगे बढ़ गए। यानी इससे पहले सऊदी अरब का अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो थे, वो तेल के मामले को लेकर अमेरिका को वो तेल देते थे और अमेरिका उसको बदले में प्रोटेक्शन दे रहा था। तो अब वो इस इन्हिसार से बाहर निकलने के लिए ये सब कुछ इकदाम कर रहे थे। अब उसी के तहत ही सऊदी अरब अब बतौर ताबे नहीं, बल्कि एक शराकतदार के तौर पर आगे बढ़ना चाह रहा था। उसी के लिए वो काम का आगाज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब यूं-यूं ये अपने फैसले जो हैं, वो इम्प्लीमेंट करने का वक़्त जब आ गया, तो डेफ़िनिटली यहां एमबीज़ेड के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं, वो खराब होना शुरू हो गए। वो कुछ यूं हुए नाज़रीन कि सबसे पहले माशी जो टकराव था, ये सबसे पहला पहला इनके इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात की सबसे बड़ी रीज़न थी। वो ये थी कि माशी तौर पर ये हुआ कि सऊदी अरब ने रियाज को इलाकाई बिजनेस का हब बनाने का ऐलान कर दिया और ये ऐलान करने के बाद गैर मुल्की जो कंपनियां थी उनको हेडक्वार्टर फौरी तौर पर रियाज शिफ्ट करने का उन्होंने हुक्म दिया। कहा कि अगर आप शिफ्ट नहीं करेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ हमारा वो हम खत्म कर लेंगे। अब उसकी वजह से बराह रास्त ये दुबई और अबू धाबी पर जो है एक बराह रास्त एक अटैक था। ये एमबीजेड को बिल्कुल पसंद नहीं था। यहां से इख्तिलाफात जो हैं वो शुरू हो गए। अब ये इख्तिलाफात आगे बढ़ना शुरू हो गए और ये इख्तिलाफात आगे बढ़ते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी पॉलिसीज में एक तब्दीली लाते हुए 180 डिग्री में उन्होंने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को मुफाहिमत के साथ आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इकदाम करना शुरू कर दिया। और जब अपने वज़ीर ख़ारिजा को उन्होंने ईरान भेजा और सुप्रीम लीडर के साथ उनकी एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उन्होंने ईरान के हवाले से तेहरान के लिए उन्होंने रियाज़ का पैगाम पहुँचा दिया, उनके वज़ीर ख़ारिजा ने। बस उसके बाद ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो टकराव की एक सियासत, एक पॉलिसी थी, उसमें बिल्कुल ही नरमी लाई गई। अब ये ताल्लुकात मज़ीद बरादराना ताल्लुकात बढ़ते हुए की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वक़्त अमेरिका ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ करना चाहता है। उसी दौरान सऊदी अरब ये कह रहा है कि हम ईरान के खिलाफ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल होना नहीं देंगे। ये पॉलिसी मोहम्मद बिन सलमान की है नाज़रीन। अब उसके बाद ये तो इनके दरमियान हुआ, फिर साथ-साथ चीन की जानिब जो है वो अपना झुकाव बढ़ाने लगा। चीन की जानिब, जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सब कुछ एमबीएस अपने बिहाफ पर कर रहा था। अब इसी दौरान ही मोहम्मद बिन जाहिद जो हैं, वो इसराइल के साथ बड़े क्लोज़ हैं। एमबीज़ेड जो हैं, वो इसराइल के साथ ताल्लुकात ही नहीं, बल्कि इब्राहिमी मुआहिदे के साथ वो आगे बढ़ चुके हैं। और इस वक़्त इसराइल के सबसे काबिल एतमाद एक उनके इत्तेहादी, एक दोस्त के तौर पर इस वक़्त हमें यूएई देखने को मिल रहा है। और यहाँ नाज़रीन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अब ये जो एमबीज़ेड जो हैं, ये मोहम्मद बिन जायद जो हैं, वो इज़राइल के बड़े हामी भी हैं और इसी दौरान जो हैं ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग हैं, सिफ़ारती लेवल पर स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं और फिर माशी तौर पर एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान ही वो मुख्तलिफ ममालिक में अपने मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ भी इस वक़्त जो हैं एमबीज़ेड ने रखा है। जैसे सूडान में वो हुकूमत मुखालिफ जो ग्रुप है ब्रेपिट फ़ोर्स को वो हिमायत कर रहे हैं। लीबिया में फिर दोबारा हुकूमत मुखालिफ ग्रुप को वो हिमायत कर रहे हैं। यमन में एसटीसी को वो हिमायत कर रहे हैं और फिर सोमालिया में वो सोमालीलैंड को हिमायत कर रहे हैं। अब इसमें बिल्कुल ही एक-दूसरे के यहाँ भी वो मुखालिफ हैं। तो अब इन दोनों की लड़ाई, माशी लड़ाई से आगे निकल कर सिफारती लेवल में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लड़ाई जो है इन दोनों के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अब बात करते हैं ज़रा यमन की। नाज़रीन, इनके दरमियान ताल्लुकात कशीदगी और बराह रास्त एक-दूसरे के ऊपर लफ्ज़ों की गोलाबारी और धमकियों की बात वहाँ पहुँच गई, ये यमन में चंद दिन पहले। यमन में कहानी ये है कि नाज़रीन, सऊदी अरब जो हैं इत्तेहादी फ़ोर्स के साथ, वो हिमायत कर रहा है यमन की जो इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम शुदा जो हुकूमत है, उसकी हिमायत सऊदी अरब कर रहा है। जबकि उसी के मुकाबले में यमन के अंदर एसटीसी यानी सदर्न ट्रांजिशनल जो कौंसिल है, जो एक बागी ग्रुप है, उसकी हिमायत कर रहा है यूएई। अब उसमें एक तीसरा ग्रुप भी है, हौसी। हौसी जो इसराइल के ऊपर अक्सर जो है वो यहाँ से जो है वो मिसाइल दागते हुए हमें नजर आते हैं।
और इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ सख्त पॉलिसीज अपनाते हुए हमें एक ग्रुप नजर आता है। वो है हौसी। ना तो ये सदर्न ट्रांजिशनल कौंसल है और ना तो सऊदी अरब के हिमायती है। जो ग्रुप है वो इस तरह कर रहा है, ये सिर्फ हौसी कर रहे हैं। पहले हौसियों के खिलाफ थे ये दोनों। अब सऊदी अरब जो है वो हौसियों के करीब हो चुका है। यानी यमन की जो हुकूमत है इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम शुदा, वो अब हौसियों के साथ करीब हो चुके हैं, जिसका बराह रास्त सऊदी अरब जो है वो साथ दे रहा है। यहां सदरन ट्रांसनेशनल जो कौंसल है उसकी हिमायत कर रहा है यूएई। वो इसलिए कि इसके पीछे पुश्त पर है इसराइल। तो अब चाह रहे हैं किसी तरीके से सदरन ट्रांसनेशनल कौंसल की यहां जीत यकीनी हो और यहां इजराइल आकर यमन में बैठ जाएं और फिर सऊदी अरब को जो है वो एक टेंशन में मुब्तला कर दें। अब ये दोनों शहजादों की लड़ाई जो है अब मैदान में तेजी के साथ नजर आ रही है। सऊदी अरब ने दो टोक अंदाज में कहा है, अपनी फौज निकालो यमन से वरना हम आपका वो हशर करेंगे जिसका आप लोगों ने तस्वुर भी नहीं किया होगा। ये किसी खबर की शक्ल में नहीं या फिर किसी जराये से नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज के तौर पर शाही फरमान जारी किया था सऊदी अरब ने 2 हफ्ते पहले। वो इसलिए क्योंकि यहां यूएई वो रेड लाइन क्रॉस कर रहा था, जो सऊदी अरब की रेड लाइन है। अब इसको लेकर इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात खराब होने के बाद अब ये कशीदगी आगे बढ़ रही है। यूएई एमबीजेड इस वक्त अमेरिका और इसराइल का बहुत करीबी और स्ट्रॉन्ग एक इत्तेहादी है, इसराइल का काबिल एतमाद दोस्त है। जबकि दूसरी जानिब एमबीएस सऊदी अरब इस वक्त ईरान के करीब आ रहा है, चीन के करीब आ रहा है और अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर बात कर रहा है, जो यकीनन बिल्कुल ही 180 डिग्री में आप दोनों को नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।